Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज के वीडियो में हम लोग रिकॉल करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। मतलब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और हम देखेंगे कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और हम उसको कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और कैसे करना चाहिए। ऑल्सो अगर तुमको पूरा जीओसी पढ़ना है, जैसे एक बार क्या कोई गो थ्रू करा दे फिर से, मतलब अच्छे से हो जाए, तो एक प्लेलिस्ट है द केम स्क्वाड चैनल, दिस चैनल पे ऑन जीओसी। तो तुम वो पूरी प्लेलिस्ट देख लो, उसमें पार्ट वाइज दिया हुआ है, स्टार्टिंग से इंडक्टिव इफेक्ट से, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर तीनों का साथ में कि कैसे सोचना होता है। फिर उसके बाद स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी है वहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियोफाइल बेस में क्या फ़र्क है, क्या इलेक्ट्रोफाइल्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ठीक है, कब लोन पेयर का क्या होता है, कब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, कब नहीं करेंगे, सब कुछ तुमको वहाँ मिल जाएगा। तो अगर ढंग से एट अ स्ट्रेच पढ़ना है, आई वुड सजेस्ट 1.5x पे देखो, पर देख डालो वो वीडियोस, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और अगर लग रहा है कि रिवीजन हो चुकी है, क्वेश्चंस करवाओ, क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे। अब वो वाली रिकॉलिंग वाला फेज आ गया, तो चलो शुरू करते हैं फिर विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है जी, ओके। कार्बोकटाइन कार्बोनाइन स्टेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, या तो वो डायरेक्टली आते हैं। अब डायरेक्टली कैसे आते हैं? मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, लीस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, लीस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। और एक ना रिएक्टिविटी से रिलेटेड भी आते हैं कि कंपाउंड्स दिए होंगे, बोलेगा कि इनमें से कौन रिएक्ट कर लेगा किसी चीज के साथ। और उसमें एक्चुअली ऐसा हो रहा होता है कि वो जब चीज रिएक्ट करेगी ना, तो या तो उस रिएक्शन में कार्बोकटाइन बन रहा होगा, तो या तो कार्बनाइन। तो हमें एक्चुअली ये सोचना होता है कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनवा रहा होगा, तो वो फटाफट रिएक्ट कर देगा, या कौन ज्यादा स्टेबल कार्बनाइन बनवा रहा होगा, तो वो फटाफट रिएक्ट कर देगा। तो ऐसा दिमाग घुमाना पड़ता है तब। तो हम हर तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले जस्ट टू रिमाइंड यू, कार्बोकटाइन गरीब, कार्बनाइन अमीर। गरीब को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए, प्लस आर इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और अमीर को स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको न्यूट्रल की तरफ जाना है, हर चीज को न्यूट्रल की तरफ जाना है। तो उसको स्टेबल होने के लिए अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छटवानी है। तो उसके आसपास ऐसे ग्रुप लगे होने चाहिए उसको स्टेबल करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर हो, मतलब जो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे किसी भी फॉर्म में, रेजोनेंस से खींच ले, इंडक्टिव से खींच ले, सब चलेगा। उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर ले जाओ तो उसको राहत की सांस आएंगी कि भैया ठीक चल रहा है अब। ठीक। तो कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी के लिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो आसपास, और कार्ब अनाइन स्टेबिलिटी के लिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो आसपास। ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भैया, बहुत ज़रूरी बात है ये कि कार्बोकटाइन कार्बनाइन स्टेबिलिटी जब चेक करोगे, सबसे पहले देखना एरोमेटिक तो नहीं बन रहा कोई, क्योंकि एरोमेटिसिटी बहुत स्टेबिलिटी लाती है। उसके बाद हमको देखना होता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है क्या। मतलब एरोमेटिसिटी चेक कर ली, हाँ चल तुझ में भी नहीं है, तुझ में भी नहीं है, तो एरोमेटिक कोई भी नहीं बन रहा चारों ऑप्शन में से। कार्बोकटाइन बनने की वजह से या कार्बनाइन बनने की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही। फिर रेजोनेंस देखते हैं, तो रेजोनेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फिर अगर रेजोनेंस से भी कुछ नहीं दिख रहा होता, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। एंड हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बनाइन में नहीं देखते, कार्बोकटाइन में देखते हैं। sp2 के साथ वाले sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन, तो sp2 कार्बोकटाइन या एल्कीन्स में देखना, कार्बनाइन में मत देखना। ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी ना दिखे तो फिर इंडक्टिव पे आ जाओ, भूले बिसरे वहीं पे पहुंच जाते हैं। पर वो सबसे एंड में आना है, याद रखना। गलती क्या करते हो पेपर में, शुरू इंडक्टिव से करते हो, भैया मत करना। शुरू बड़े वाले इफेक्ट से करना और फिर धीरे धीरे छोटे पे आना। ठीक है, चालू करते हैं कार्यक्रम। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे यहाँ पे 3 लोग दिए हैं तुमको, कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी। डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव, तौबा तौबा, नहीं पसंद, उसको बर्दाश्त ही नहीं होता, उसको मौत आ जाती है, उसको नहीं चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज, चाहिए ही नहीं। वो कह रहा है भाई ये सब नाटक नहीं चाहिए, मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मार्केट में मेरी वैल्यू चल रही है कि तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वाह वाह, और तुम मेरे पे पॉजिटिव धर दे रहे हो, ना तो मैं रेजोनेंस कर पा रहा हूँ, ना मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है। तो उसको ये बिल्कुल नहीं पसंद। तो जब भी तुम्हें ऐसे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन पे दिखे, तो रेजोनेंस तो होने ही नहीं वाला, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करते हैं।
अब यहाँ पे भी पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पे भी पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस के चांसेस हैं। पूरी वीडियोस देखने के लिए जीओसी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये रेजोनेंस हो सकता है। भैया ये यहाँ जाएगा मदद करने, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये कहेगा भाई साहब हम आपकी मदद करेंगे। इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये कहेगा भाई साहब हम आपकी मदद करेंगे। इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर वो घूम फिर के वापस आ जाएगा। तो पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज फैल जा रहा है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज फैलता है उतना चार्ज पर यूनिट एरिया कम, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम। तो भाई चार्ज जितना फैला उतना बढ़िया होता है। और ये रेजोनेंस, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इंडक्टिव कर क्या रहे हैं? चार्ज ही तो फैला रहे हैं। इंडक्टिव वाया सिग्मा बॉन्ड खींचने में लगा हुआ है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स फुदक फुदक के यहाँ से वहाँ चार्ज फैलाने में मदद कर रहे हैं। तो ये चार्ज इतना ज़्यादा फैल रहा है, पूरी रिंग में फैल रहा है। जबकि इसको देखें तो ये यहाँ मदद करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये यहाँ मदद करेगा तो इस कार्बन पे, तो ये यहीं तक पॉजिटिव फैल रहा है। तो कंपेरेटिवली यहाँ ज़्यादा स्प्रेड आउट है, यहाँ ज़्यादा रेजोनेंस हो पा रही है, यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो 1 मोर स्टेबल दैन 2 मोर स्टेबल दैन 3। अगले वाला सोचो, अपने आप ट्राई करो, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ। फिर तो मैं करा ही रही हूँ यार, मैं तो यही बैठी हूँ। पॉज करो फटाफट, खुद से ट्राई करो, ऐसे मज़ा नहीं आता है सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी तो। करो 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 करो। हाँ जी, इस कार्बन पे पॉजिटिव, पीएच को जरा खोल बोल के लिखा करो कि भैया दिखे तो सही बेंजीन रिंग है। फिनाइल बेंजीन रिंग दिखनी भी तो चाहिए, वरना क्या फायदा, हो ना हो हमें पता ही नहीं चलेगा। दिखेगी तो हम देखेंगे अच्छा 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 रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, तब दिखेगा ना अपन को कार्यक्रम। तो अब इस कार्बन पे पॉजिटिव, साथ में बेंजीन रिंग है, बाई इलेक्ट्रॉन से बढ़िया घूम घूम के स्टेबलाइज करेंगे, पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज फैलेगा, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, वेरी गुड रेजोनेंस चल रही है। इधर ये पॉजिटिव चार्ज इसमें भी घूम सकता है और इसमें भी घूम सकता है। इधर ये पॉजिटिव चार्ज 3 में घूम सकता है, तो काफी फैल गया। इसमें सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो इतना पॉजिटिव चार्ज फैल गया कि चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो गया और काफी अच्छी स्टेबिलिटी आ गई। तो 3 मोर स्टेबल दैन 2 मोर स्टेबल दैन 1। कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्ब अनायन अमीर ज्यादा, अमीर ज्यादा है, खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो वो खुश होगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी पड़ेगी तो वो दुखी हो जाएगा। ठीक है, एज अमीर एज अंबानी, आई डोंट नो यार, माय गॉड, एवरीबडी इज मेंटली इन जामनगर ना, एवरीबडी इज वंडरिंग। अनिल अंबानी बुला लिया, आया था वो भी, अच्छा रिश्ता सही चल रहा है इनका। भाई शाहरुख सलमान आमिर तीनों को साथ में नचा दिया। भाई रियाना आई थी, भाई पैसा यार, अंधा पैसा। एवरीबडी इज इन जामनगर, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जामनगर, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट वहाँ क्या चल रहा है। आई गेट योर पॉइंट, सब वही सोच रहे हैं भाई कितना अमीर आदमी है, गेट इट। पर वापस पढ़ाई पे आ जाना, ठीक है, वो कर रहे हैं बढ़िया मजे, तुम पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है जी। कमिंग बैक टू रियलिटी, कार्बन आयन स्टेबिलिटी। अब देखो, इसको ना थोड़ा सा हमेशा ना कोशिश किया करो खोल के लिखें इसको, ताकि कोई रेजोनेंस के चांसेस हो तो दिखे तो सही पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं हमेशा बेंजीन रिंग प्रॉपर्ली लिखती हूँ, ये प्रॉपर्ली लिखती हूँ कि भाई मुझे दिखना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे दिखेगा कि एक नेगेटिव चार्ज, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल बॉन्ड है, तो मैं समझ जाऊंगी कि रेजोनेंस के चांसेस हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी माइनस आर इफेक्ट से आ रही है, काफी स्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ माइनस आर इफेक्ट। बट नेक्स्ट वाले में अगर मैं देखूं, जस्ट नेक्स्ट वाले में CH2 माइनस CH2 N डबल बॉन्ड O, NO2 तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका इफेक्ट सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पे। थर्ड वाले केस में देखें तो CH2 माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, ऑल्टरनेट दिखा, रेजोनेंस है, यहाँ माइनस आर इफेक्ट है, यहाँ सिर्फ माइनस आई था, और इस वजह से यहाँ भी माइनस आई होगा, दूर होगा। अब स्टेबिलिटी ज्यादा कौन लाएगा? पहले क्या सोचना था, रेजोनेंस हमने सोचा ना, वी वर देयर, वी वर ऑन द सेम पेज कि पहले रेजोनेंस सोचा, तो हमें ये समझ आया कि इसमें ये जो फर्स्ट और थर्ड वाला है ये ज्यादा स्टेबल था सेकंड और फोर्थ वाले से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगी स्टेबिलिटी और यहाँ पे माइनस आर की वजह से स्टेबिलिटी थी, राइट। अब माइनस आर में सोचो, NO2 का माइनस आर ज्यादा होता है CN से, लॉजिक समझाया हुआ पूरा GOC की प्लेलिस्ट में, तुम्हें नहीं रटना पड़ेगा, माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर रटना नहीं पड़ेगा, माइनस आर प्लस आर का ऑर्डर रटना नहीं पड़ेगा। आई होप ये बात में हम लोग सेम पेज पे हैं।
है ना, हमने सीखा था तो हमें रटना नहीं पड़ता, हमें पता है और हमें लॉजिक आता है कि NO2 का -R क्यों CN से ज़्यादा है और -I भी, उसकी विड्रॉइंग पावर क्यों ज़्यादा है। तो 1 ग्रेटर दैन 3 ग्रेटर दैन 2 ग्रेटर दैन 4, आई होप यही ऑर्डर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको कहा था कि जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह के आते हैं, कि आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ लेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, या फिर रिएक्शन करवाएगा, और वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। ये वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग would most readily form a precipitate when treated with Hg2+ ions? Hg2+ ions जो होती है ना, उनका प्रेसिपिटेट HgCl2 होगा। 2+ दिया ना, Hg2 2+ लिखता तो हम बोलते Hg2Cl2। तो प्रेसिपिटेट बनवाना है, हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर उसने प्रेसिपिटेट देना है, जैसे Ag+ के साथ AgCl होता है वैसा सा, तो Cl- निकलना चाहिए, क्योंकि Hg2 पॉजिटिव है, Cl- होना चाहिए मार्केट में फ्री, तभी वो दोनों मिलके प्रेसिपिटेट बना पाएंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन AgCl वाला भी आ सकता है, AgBr भी आ सकता है, कुछ भी। तो हमें ये देखना होता है कि ये लोग फ्री हो पाएंगे क्या, क्योंकि अगर फ्री Cl- मिल गया मुझे, तो फिर वो Hg2+ के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट देने लग जाएगा, बढ़िया चल रहा होगा सब कुछ, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनने लग जाएगा। आओ देखें थोड़ा सा इसमें। तो यहाँ पे अगर Cl- उड़ाना है तो क्या करना है, CCl बॉन्ड तोड़ना है, CH2 पॉजिटिव प्लस Cl-। ओके, CH2 पॉजिटिव प्लस Cl-। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव प्लस Cl-, और यहाँ पे बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव प्लस Cl-। अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, फ्री होना चाहिए। तो बेसिकली वो हमसे ये पूछ रहा है ना कि कौन से केस में कार्बोकटाइन स्टेबल होगी, क्योंकि जहां भी कार्बोकटाइन स्टेबल होगी वहां ये बॉन्ड टूट जाएगा, और वहां ये बॉन्ड टूट जाएगा और वहां पे ये रिएक्शन हो पाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन पाएगा। तो ये तो कतई नहीं बनेगा, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, चल बॉन्ड तोड़ के दिखा रहे हैं अभी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ऐसे कैसे तोड़ देंगे, टूटेगा ही नहीं। यहाँ टूट सकता है, ओ सॉरी, यहाँ पे दो ही बॉन्ड्स हैं, यहाँ टूट सकता है, यहाँ भी चलो देखते हैं। मोस्ट लाइकली कौन है, मोस्ट रेडिली जो सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन बनाएगा वो ये है, रेजोनेंस की वजह से मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कटायन। पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ। ये मैंने लेट्स रिकॉल वाले शॉर्ट वीडियोस में भी दिया था, शॉर्ट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए कहा उस पर भी क्वेश्चंस करते रहा करो। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। गरीब, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो स्टेबल करेगा, कोई खींचेगा तो अनस्टेबल करेगा। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि फर्स्ट वाला हाईली अनस्टेबल है, तो तुम्हारा दिल तुमसे झूठ कह रहा है, साक्षात सफेद मुंह पे शक्ल देखते हुए झूठ कह रहा है। क्यों? प्लस ऑल्टरनेट टू लोन पेयर, लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट बैठा है। पहले तो रेजोनेंस देखोगे ना, हेलोजन थोड़ी है -I ग्रेटर देन +R, +R ही ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, तो ये रेजोनेंस से डोनेट करेगा, और अगर ये रेजोनेंस से डोनेट करेगा तो ये +R इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की वजह से कार्बोकटाइन को खुशियाँ दे रहा होगा जीवन में। अब ये नाइट्रोजन वाला लोन पेयर भी ऑल्टरनेट है, ये भी खुशियाँ दे रहा होगा, पर क्या ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इस कार्बोकटाइन को खुशियाँ दे पाएंगे? ऑल्टरनेट नहीं बैठे यार, ऑल्टरनेट नहीं बैठे तो डोनेट कैसे करेंगे ना, डोनेट ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी अपना दूसरा रूप दिखाएंगे, जो दूसरा रूप क्या है, इंडक्टिव वाला, जिसमें ये लोग हो जाते हैं बदतमीज और -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने लग जाएंगे। तो ये तो हाईली बर्बाद। अब इन दोनों में से इसका +R इफेक्ट ज़्यादा है, क्यों, वाई काय को मैंने आपको बताया भाई GOC की प्लेलिस्ट में। इस वजह से ये ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा और ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड फ्री रेडिकल्स। कभी कभी मैंने एक ही क्वेश्चन में हर टाइप का बना दिया है, पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे ये पूछते हैं कि इनमें से कौन से केस में CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी,
या इस CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिनिमम होगी। 2 क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में उसको अलाइन कर दो। अब ऐसे क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए जहाँ पे ये CH बॉन्ड तोड़वा रहा है और बोल रहा है कहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। रुको यार, ये कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या स्क्रीनशॉट लेने से? यार बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। सुनो, टाइम वेस्ट, पहले मैं बना दूँ फिर सिखाती हूँ। तब तक तुम सोचो तुम्हारा क्या दिमाग चल रहा है भैया, अपना भी लगाओगे नहीं लगाओगे थोड़ा सा? कब तक हमारे दिमाग पे खेलोगे? पेपर तो अपने ही दिमाग से दोगे। सुनो, ये दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है, बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है कि इस CH बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़, तो ये रेडिकल बनेगा। अब सुनो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का स्टेबिलिटी से क्या लेना देना होता है, आओ सीखे। कोई बॉन्ड है, उसको तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ती है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम लोग सेम पॉइंट पे है कि एनर्जी देनी पड़ती है अगर बॉन्ड तोड़ना है। बहुत ही बढ़िया। अगर किसी चीज़ का बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए अपन लोगों की ज़्यादा मेहनत लगेगी या कम मेहनत लगेगी? अगर कोई बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए अपन लोगों की ज़्यादा मेहनत लगेगी कम मेहनत लगेगी? मेरे हिसाब से ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि उसको तोड़ना है और वो स्टेबल है, वो टूटना चाह नहीं रहा है, हमें तोड़ना है। अब उसको टूटना नहीं है, हमें तोड़ना है, तो फिर हम मेहनत ज़्यादा करेंगे, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मैं ऐसे सोचूं कि अच्छा एक बॉन्ड तोड़ने के बाद जो 2 चीज़ें बन रही है ना, जिनके बीच में वो बॉन्ड था, उनके दोनों की ना अकेले अकेले रहने की टेंडेंसी अच्छी है, मतलब वो अकेले अच्छे स्टेबल है, ऐसे सोचो अगर, तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और अगर वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो अब मुझे ये बात समझ आई कि अगर वो मुझे कह रहा है कि इन सब में से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो मुझे ये सोचना है कि भाई अगर बॉन्ड टूटने के बाद तेरा जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल बना तो वो अकेले खुश है, अकेले खुश है तो बॉन्ड में उतना नहीं था तो बॉन्ड तोड़ना आसान। कोई चीज़ अगर अकेले खुश है तो उनका तोड़वाना आसान है ना बॉन्ड। सीधी सी बात है यार, 2 लोग रिलेशनशिप में है, हमको तोड़वाना है। अब या तो इनको एक दूसरे की शक्ल बहुत पसंद है, अगर इनमें बहुत ही प्यार है, ओ माय गॉड वाला, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इनको तोड़वाना। अब हम ठहरे को मोले का, हमें तो तोड़वाना है, लेकिन हमें मुश्किल है, हमारी मेहनत ज़्यादा है। पर अगर हमें वैसे ही पता है कि इनकी बन तो रही नहीं आपस में, ये लोग अकेले अकेले दे आर बेटर ऑफ अवे फ्रॉम ईच अदर, तो हमारी मेहनत कम है ना, हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी कम एनर्जी खर्च होगी, ये लोग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही बॉन्ड्स में होता है। तो अगर बनने वाला फ्री रेडिकल अकेले ज़्यादा स्टेबल है, अकेले खुश है, तो वो वाला बॉन्ड तोड़ना आसान, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी अगर फ्री रेडिकल अकेले स्टेबल होगा। तो अब मुझे ये बॉन्ड्स तोड़ तोड़ के रेडिकल बना बना के देखने हैं। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल ऐसा बनेगा, जो कौन है, ये बन गया 3 डिग्री बेंजाइलिक, विच इज़ अ वेरी गुड डील यार, काफ़ी स्टेबल होते हैं ये लोग। और अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा ये तो बर्बाद सा लग रहा है। बेंजीन पे रेडिकल मतलब फिनाइलिक रेडिकल, वो तो अच्छी चीज़ है ही नहीं। इसको तोड़ू तो ये भी 1 डिग्री बेंजाइलिक, और इसको तोड़ू तो ये ट्रिपल बॉन्ड पे गरीबी। भैया ट्रिपल बॉन्ड पे गरीबी तो और बर्बाद है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड पे गरीबी, तो ये तो बर्बाद। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये 3 डिग्री बेंजाइलिक वाला होगा। इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस केस में होगी, ए में सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। आंसर आ चुका है वैसे तो, पर फिर भी देख लो। तो जो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उसके ऑपोजिट ऑर्डर होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर बेंजीन वाले पे, फिर ये ट्रिपल बॉन्डेड वाले पे।
तो उसी के ऑपोजिट वाला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक स्पीशीज की। दो टाइप के सवाल आते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन एरोमेटिक है, इनमें से कौन एंटी एरोमेटिक है, या फिर वही रिएक्टिविटी में कि इनमें से कौन सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, या इनमें से कौन Ag+ के साथ वाइट पीपीटी ऑफ AgCl दे देगा। तो तब वो यही करवाना चाह रहा है, सोडियम के साथ रिएक्ट मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब H निकले, कार्बन आयन स्टेबिलिटी पूछता है। जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन की बात हो रही है ऐसे केसेस में, जब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो CH बॉन्ड तोड़वा के कार्ब अनायन बनवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन Ag+ के साथ वाइट पीपीटी देगा, तो इसका मतलब वो ये CCl बॉन्ड ऐसे तोड़वा रहा है कि C+ और Cl- बने, तब कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। हाँ मैम अभी तो किया ऐसा सा, हाँ पर अब वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात है, ये अलग टाइप का सवाल बनता है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, या फिर ऐसा रिएक्टिविटी वाला क्वेश्चन बनेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल द मोस्ट इजीली। सोडियम मेटल को क्या करना है, सोडियम मेटल को जिंदगी में बस एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे भैया किसी को और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, यही उसको करना है। अब इनमें से कोई भी चीज जो, जैसे अगर मैं इसके हाइड्रोजन की बात करूं, ये H+ निकले और ये H+ हाफ H2 बन जाए ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे H2O प्लस सोडियम क्या होता है NaOH प्लस हाफ H2, वैसा सही रिएक्शन हो जाए, H+ ये लोग निकालते चलें और खुद H+ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़ के जाएगा और खुद जो है वो कार्बन आयन बनते रहे। तो मैम बेसिकली क्या ये कार्बन आयन का क्वेश्चन है? एग्जैक्टली इनमें से किस केस में कार्बन आयन मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि जहां भी वो मोस्ट स्टेबल होगा वहां पे वो उस H को इजीली H+ की फॉर्म में दे देगा और वो रिएक्शन कर लेगा ये सोडियम के साथ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है। ये तो बेटा देखो नॉन एरोमेटिक है, इसमें ये वाला कार्बन अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो नॉन प्लेनर हो गया, नॉन एरोमेटिक। इस वाले केस में देखें तो ये कार्बन आयन बनते ही ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा बर्बाद, और ये 7 मेंबर्ड पे कार्बन आयन बनते ही ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा बर्बाद। जबकि 5 मेंबर्ड रिंग पे जो कार्बन आयन बनता है ये रेजोनेंस की वजह से साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनायन जो है ये एरोमेटिक इन नेचर होती है और ये स्टेबल होती है, तो ये दे देगा इजीली अपना H+। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे। लेट्स गो, read this question, try it yourself, then we can do it together. Read it yourself first. ठीक है जी, एज्यूलीन जो होता है वो एरोमेटिक होता है। क्या होता है उसमें, एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिससे जुड़ी हुई एक 7 मेंबर्ड रिंग होती है, राइट? थोड़ी सी सुंदर बना दे जरा, एक सेकेंड। साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कटायन, हेप्टा 7 मेंबर्ड की रिंग, साइक्लोहेप्टा, ट्राइइन ट्राइनाइल कटायन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, अभी ये वाला बना रही हूँ, ठीक है, ऑक्टा टेट्राइन, ओके, साइक्लोब्यूटा डाइइन, ओके जी। आइडेंटिफाई एन एंटी एरोमेटिक स्पीशीज, समझिए एजुलिन जो है वो एरोमेटिक स्पीशीज होती है। आई होप आपको पता हो कि ये क्वासी एरोमेटिक स्लैश एरोमेटिक होती है। कैसे एरोमेटिक होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी उठा के इधर भेज दो भैया, इसको यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगी एरोमेटिक, यहाँ पे अनायन बन जाएगा, ये इधर कार्बन आ जाएगा, मतलब इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये अनायन ये पॉजिटिव, फाइनली एरोमेटिक होती है। ये भी एरोमेटिक होती है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन पहली नज़र में देख के लगता है एंटी एरोमेटिक है, 4n+2 वाला रूल लगाते हैं तो एरोमेटिक होता है, और 4n पाई वाला रूल लगता है तो एंटी एरोमेटिक होता है। बट ये टब शेप्ड होता है, और क्योंकि ये टब शेप्ड होता है इसलिए नॉन प्लेनर होता है, इसलिए नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये हो गया एरो, ये हो गया एरो, ये हो गया नॉन एरोमेटिक, फाइनली ये जो है ये एंटी एरोमेटिक होता है, जो साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ पे 4n पाए रूल लगता है, 4n पाए रूल लगता है। ये इसी पेज में हो गया था। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पे।
एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो किस किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, समझिए। एक HA कोई एसिड है, H प्लस प्लस A माइनस, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब समझना, कोई भी एसिड अच्छा एसिड कब होगा? वो अच्छा एसिड तब होगा जब वो अच्छे से H प्लस दे, जब वो अच्छे से हमको H प्लस दे तो हम बोलेंगे कि वो अच्छा एसिड है, एंड वी विल बी ऑन द सेम पेज अबाउट इट कि हाँ ये बढ़िया एसिड है, ये H प्लस दे रहा है ढंग से। इसका मतलब उसका रिएक्शन फॉरवर्ड अच्छे से जाए, वो H प्लस ज़्यादा दे, और ज़्यादा देने के लिए वो रिएक्शन फॉरवर्ड भेजेगा, और फॉरवर्ड अगर जाएगा तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ेगी, जिसका मतलब है उसका Ka ज़्यादा होना चाहिए। तो कोई भी अच्छे एसिड में Ka ज़्यादा होना चाहिए और H प्लस ज़्यादा होना चाहिए। लेट्स गेट टू पीएच। पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, जिसका H प्लस की वैल्यू ज़्यादा होती है उसका पीएच कम होता है। तो अच्छा एसिड वो जिसका पीएच कम। सिमिलरली pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, तो अच्छा एसिड वो जिसका pKa कम। तो क्वेश्चन कैसा कैसा आता है, ध्यान से सुनना, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत गलतियां देखी है मैंने बच्चों की होते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पीएच का मतलब है सबसे घटिया एसिड कौन सा है, सबसे बकवास, वो पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Ka, मतलब सबसे तगड़ा एसिड, सबसे बढ़िया एसिड कौन है, वो ये पूछ रहा है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa, बकवास घटिया एसिड पूछ रहा है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ H प्लस, बढ़िया एसिड पूछ रहा है। लोएस्ट पीएच उसका होता है जो बेस्ट एसिड होता है, हाईएस्ट पीएच उसका होता है जो घटिया एसिड होता है। लोएस्ट pKa उसका होता है जो अच्छा एसिड होता है, हाईएस्ट pKa उस सीरीज में उसका होगा जो सबसे घटिया होगा। तो देखना क्वेश्चन में ध्यान से वो क्या पूछ रहा है। दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैल्यू ऑफ H प्लस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैल्यू ऑफ Ka के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पीएच की वैल्यू के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा pKa की वैल्यू के, याद रखना। और अगले टाइप का क्वेश्चन आता है रिएक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट द बेस्ट विद NaOH, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। करते हैं क्वेश्चंस, लेट्स गो। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इन सब में से सबसे बढ़िया एसिड कौन सा है। पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, देन वी विल डू इट टुगेदर। एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहिए हमेशा। H प्लस उड़ाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो। रूल्स याद है स्टेबिलिटी देखने के, इतने सवाल कराए हुए हैं। क्या रूल्स थे स्टेबिलिटी के? सबसे पहले देखना होता है किस एटम पे नेगेटिव आ रहा है, उसकी स्टेबिलिटी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं तो स्टेबल कर देंगे उसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं तो बर्बाद कर देंगे उसको, और इसी बर्बादी और आबादी की वजह से अपन लोग देखेंगे कि कौन अच्छा एसिड है। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। H प्लस उड़ा के कॉन्जुगेट बेस बनाया अगर एकदम से, तो दिमाग क्या कहेगा, याद है सब कुछ। ऑर्थो पैरा पे अगर कोई होता है तो वो रेजोनेंस से आबाद या बर्बाद करता है, पर रेजोनेंस से इफेक्ट कर पाता है। और अगर मेटा पे कोई होता है तो वो रेजोनेंस से इफेक्ट नहीं कर पाता, बेचारा सिर्फ इंडक्टिव से इफेक्ट कर पाता है। तो NO2 का माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई, और इसका भी माइनस आई थोड़ा दूर से। क्या मुझे क्वेश्चन बस ऐसे कर देना चाहिए, या मुझे एक बार दिमाग लगाना चाहिए और चीज़ों में भी? मुझे एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, ऑर्थो इफेक्ट वाली, जिसके पीछे का रीज़न स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी मैंने, याद है, जीवन जीतू, वो वाली बात कि जीवन है जीतू है, दोनों लड़ रहे हैं, अब क्या होगा, वही कहानी थी। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमें क्या याद रखना है कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड अपने मेटा एंड पैरा आइसोमर से ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। पर क्या ये सेम रूल अप्लाई होगा अगर मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को कंपेयर करूं? क्या ये सेम रूल वैलिड होगा? नहीं, वो सिर्फ
हम लोग बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स में देखते हैं, क्योंकि वो जीवन जीतू वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस वाला, जब बल्की लोगो। OH पे बल्की वल्की का गेम ही नहीं है। तो फिनॉल के डेरिवेटिव्स में गलती बता रही हो कहाँ करते हो, फिनॉल के डेरिवेटिव्स में ऑर्थो इफेक्ट लगाना मत शुरू कर देना भैया, नहीं लगाना। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में लगाना है ये, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में लगाना है इसको, ठीक है। ओके ना, अगर मुझे इसके डेरिवेटिव्स देखने हैं, ये कौन फिनॉल के डेरिवेटिव्स में से कौन मोस्ट एसिडिक है और कौन लीस्ट एसिडिक है, तो समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सेप्शन कुछ नहीं था, लॉजिक था। लॉजिक की बात करते हैं, एक्सेप्शन तो कुछ होता ही नहीं है। एक्सेप्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता एक्सेप्शन। हाँ जी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। मेटा तो पिक्चर में ही नहीं है, मेटा की इतनी हैसियत थोड़ी है कि वो इनसे लड़ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा, कॉन्जुगेट बेस अगर बना भी दिया तो ये सिर्फ माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि ऑर्थो और पैरा पे हमें साक्षात दिख रहा है कि माइनस आर इफेक्ट भी है। ऑर्थो में तो माइनस आर इफेक्ट है और माइनस आई पास से है, और माइनस आर इफेक्ट है और माइनस आई दूर से है। तो दिल कहता है कि यार कॉन्जुगेट बेस तो ऑर्थो वाले का ज्यादा स्टेबल है, तो अगर कॉन्जुगेट बेस उसका ज्यादा स्टेबल है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कुड बी मोर एसिडिक। नहीं ना, याद आया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बेचारा हार जाता है पैरानाइट्रोफिनॉल से एसिडिक स्ट्रेंथ में, मेटा से जीतता है। उसको बोलता तू चुप रहे, तू है ही नहीं पिक्चर में, तेरे में ऐसे ना के बराबर का इफेक्ट, तू हमसे लड़ने आएगा, चुपचाप साइड में बैठा रहे। ऑर्थो और पैरा की लड़ाई में बेचारा ऑर्थो हार गया, क्योंकि वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो क्या, ऐसी कुछ भी जार्गन बोल दिया, कुछ भी बड़ा सा वर्ड बोल दिया, हम मान जाएंगे क्या, मनवा रहे हैं। एसिड कोई अच्छा कब होता है, जब वो H+ दे दे, है ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की पता है लाइफ में दिक्कत क्या है, अगर वो H+ दे देता ना फटाफट, जितने अच्छे से पैरानाइट्रोफिनॉल ने झटाक से दे दिया, मतलब बिल्कुल ही एकदम दे ही दिया H+, उतनी ही जल्दी अगर ये दे पाता ना, तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल एक हाथ का था इसके हिसाब से, इसको एक हाथ में हटा देता कि हट बे मैं ज्यादा एसिडिक हूँ। बट बेचारे के साथ दुख का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि उसका H+ ही नहीं हट के दे रहा है। H+ हटे तभी तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात शुरू हो। वो बिकॉज अपने में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और वो अपने में बॉन्डिंग कर रहा है और वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो इजीली जा ही नहीं रहा है। भाई तू जा, कॉन्जुगेट बेस बने तो हम पैरानाइट्रोफिनॉल वाले से लड़ पाए ना, कि हाँ भाई तेरी फेनॉक्साइड आयन दिखा और मेरे वाला दिखा। ऐसे वाला लड़ाई हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो H+ ही आसानी से नहीं दे पा रहा है बेचारा, क्योंकि वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक है। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, विच अमंग्स द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली रिएक्ट विद NaOH, विच अमंग्स द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली रिएक्ट विद NaOH, इनमें से कौन NaOH के साथ इजीली रिएक्ट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली रिएक्ट विद सोडियम मेटल। थर्ड क्वेश्चन, which amongst the following will most likely react with sodium bicarbonate or will give sodium bicarbonate test। अरे यार सब लोग एसिड वाला नहीं था, ये है नहीं था। देखो ये 3 क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉक टेस्ट, किसी ना किसी PYQ, कहीं ना कहीं तो तुमने देखा ही है इनका सिलसिला, और तुम हमेशा कंफ्यूज होते हो कि भाई फर्क क्या है। आज सीख लो फर्क। सोडियम मेटल इतना रिएक्टिव है, ये मरा जा रहा है Na+ बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और ये इतना रिएक्टिव है कि ये तो पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, ये तो पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। बोलते हैं ना एक्सप्लोसिव सा बम आवाज आएगी, और क्योंकि NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वगैरह वगैरह। तो अगर ये पानी से भी कर जाता है तो अल्कोहल से भी कर जाएगा, तो एसिड से भी कर जाएगा। इसको तो कोई भी H+ दे दे जरा सा, ये रिएक्ट कर जाएगा। भाई वो साइक्लोपेंटाडाइन कर ले रहा था, क्योंकि वो कार्बन आयन जो बन रही थी उसकी एरोमेटिक हो रही थी।
तो ये कहेगा मैं तो कर जाऊंगा रिएक्ट, मुझे कोई H+ का सोर्स बता दो जो मेरी जगह पे रिड्यूस हो जाए और मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, है ना। H+ रिड्यूस करवा देना और मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, बढ़िया चल रहा है मेरा। तो इसके केस में तो ऑल ऑफ दीज विल रिएक्ट, क्योंकि सबके पास वो प्रोटिक चीज है, सब प्रोटिक है इनमें, ठीक। NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट के गेम में ये फर्क है, NaOH अच्छा बेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो होता है वो सिर्फ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो सिर्फ वो लोग देते हैं जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं, और जब ये रिएक्शन देते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिज बबल्स बनते हैं। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन कौन देता है? सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सारे सल्फोनिक एसिड्स और पिक्रिक एसिड, फिनॉल विनॉल नहीं देता है। तो ये रिएक्शन का आंसर होगा बी, जबकि NaOH के साथ हर वो चीज रिएक्ट करेगी जो एसिडिक हो, वो रिएक्ट इसके साथ NaOH से। तो फिनॉल भी ब्लू लिटमस रेड करता है, तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। तो देख लो सेम ऑप्शंस थी पर हर किसी का आंसर अलग अलग है। ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिख ही जाएंगे और यहीं पे तुम कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो आई होप वो कंफ्यूजन दूर हो गई हो। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करनी है तो सबसे पहले जिस नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है। सबसे पहले जिंदगी का पहला रूल होता है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, या तो वह sp3 दिखेगा या तो sp2, बहुत रेयर केसेस में sp। तो अगर ये दिखेगा तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम, यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, ज़्यादा परसेंटेज एस होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुशी खुशी दे पाता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतनी खुशी खुशी नहीं दे पाता। तो ये वाले केस में sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन जहाँ होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू sp2 वाले, ठीक। तो इन सब में से अगर हम देखें, ये नाइट्रोजन sp2, ये नाइट्रोजन sp2, sp3, sp3, तो C और D मोर बेसिक है A और B से। A और B के ऊपर पूरी एक वीडियो है, पिरिडीन के लोन पेयर क्यों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते जबकि पायरॉल के करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो। आज तक हर कोई एक्सेप्शन बोलता होगा पर एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है भाई, लॉजिक होता है चीज़ों के पीछे, बस सबको आलस आता है तुम लोग को बताने में। तो वो वीडियो जाके देख लेना। ये और ये दोनों sp3 हैं। अब कैसे कंपेयर करें? अब वही चीज़ सोचो, कोई चीज़ अच्छा बेस कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाए। अब खुल के कोई पैसा कब उड़ा पा रहा है? अंबानी खुल के पैसा कैसे उड़ा पा रहे हैं? क्योंकि उसके पास है, उसके पास है, हमारे पास नहीं है उतना, तो हम नहीं उड़ा पा रहे, सीधी सी बात। तो लोन पेयर कोई अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से कब दे पाएगा? जब उसके पास होगी अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे। तो 3 डिग्री नाइट्रोजन है यहाँ पे जिसके आसपास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, और यहाँ पे 2 डिग्री नाइट्रोजन है, इसके आसपास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, प्लस साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा डोनर होगा वो, और ये फ्लिपिंग इफेक्ट भी यहाँ कम होगा क्योंकि यहाँ पे जकड़ा हुआ है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जब आप मतलब ऐसा कुछ भी उठाते हो कि भैया क्वेश्चंस बता दो क्या क्या हो सकते हैं जब जीओसी की बात करें। बाकी आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सब कितना हेल्प कर रहा है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर नहीं किया तो, अगर कर दिया तो यार और उससे करवा देना, ठीक है।